हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा और कक्षा के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे सामान्य तौर पर आप कहेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 की ग्रेविटी आपको देखनी है। आपको ये जानना होगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 अगर आप लोगों की परीक्षाओं में आता है तो क्या लैंग्वेज वहाँ पे बन सकती है, क्या क्या उसके आयाम हो सकते हैं, किस तरीके से आपको जो एग्जामिनर है अपनी बातें आपसे क्या है करके चलेगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक काम कर लें कि भारतीय संविधान की भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था पाई जाती है तो मौलिक अधिकारों को क्लासिफाइड करना सीख लें। ठीक है, आप लोगों के जो दोनों कमीशंस हैं, मामला चाहे यूके SSC का हो या यूके PSC का हो, मौलिक अधिकारों को जो प्रॉपर आपका क्लासिफिकेशन है वहाँ से सवाल वो पुटअप कर रहा है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण बिल्कुल आपको करना आना चाहिए। अगर कोई समस्या का भाव पैदा होगा तो आप एक काम कर सकते हैं कि ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि एक कक्षा मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण पे हो जाए तो हम सिखा देंगे आपको कि मौलिक अधिकारों को जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिएगा, आर्टिकल 14 को हम लोग किस तरीके से डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं केवल आर्टिकल 14 में आपको ये आ जाना चाहिए कि कानून या विधि के समक्ष समानता, मतलब आपको केवल इतना पढ़ के नहीं चलना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर आप आर्टिकल 14 के साथ केवल इतना ही जोड़ के चलते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आपकी कहानी परीक्षा में खराब हो सकती है, आपका व्यवहार परीक्षा में नकारात्मक हो सकता है। आपकी कहानी अच्छी रहे, आपका व्यवहार परीक्षा में सकारात्मक बना रहे, इस नाते हम सब लोग क्या हैं मिलके काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 को लिखने का सही तरीका क्या है। तो एक टाइटल हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, द राइट वे। ये बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए, द राइट वे टू राइट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सबसे पहले तो आपको यही बताना आना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को लिखने का सही तरीका क्या है। अब लिखने का सही तरीका क्या है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है जो अपनी बातचीत करता है उसके पास दो प्रकार के क्लोजेज हैं, यानी कि आर्टिकल 14 का एक मिलेगा आपको क्लोज नंबर 1 और एक मिलेगा आपको आर्टिकल 14 का क्लोज नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर जो आपके क्लोज रहेंगे इनको रोमन इस तरीके से नहीं लिखना है, जैसे मैं आपको लिख करके दिखा बिल्कुल यही तरीका आपको क्या वहाँ पर अपना करके चलना पड़ेगा। ओके, आर्टिकल 14 का जो आपका खंड 1 है यानी कि क्लोज नंबर 1 है वो हिंदी में वो इंग्लिश में आपसे क्या व्यवहार करेगा। इंग्लिश में आपसे कहेगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसी को हिंदी में आप क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समानता। अगर विधि शब्द आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कानून भी कह सकते हैं, यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इस तरीके से किस में बात करेगा, हिंदी में आपसे बात करेगा। और आर्टिकल 14 का जो आपका साथी क्लोज नंबर 2 यहाँ पे रहेगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा, वो कहेगा इंग्लिश में आपसे कि इक्वल प्रोटेक्शन। क्या कहता है इंग्लिश में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डन। और इसी को हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, कानून के समान संरक्षण। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, कानून के समान संरक्षण आप कह सकते हैं। ओके, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 14 के जो आपके दो क्लोजेज हैं उनके अंदर जिस तरीके से फ्रेजेज इस्तेमाल किए गए हैं वो तो हम आपको बता पा रहे हैं कि आर्टिकल 14 के खंड 1 में क्या मिलेगा, विधि के समक्ष समानता, दैट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 में क्या मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट मीन्स कानून के समान संरक्षण। लेकिन जो आर्टिकल 14 है, अगर हम आर्टिकल 14 को यहाँ पर इस्टेब्लिश करें तो आर्टिकल 14 जो अपना शुरुआत करता है, आर्टिकल 14 का जो वेरी स्टार्टिंग डिस्कशन आपको मिलेगा उसमें एक ही लाइन है। और उसमें क्या लाइन है, जो आर्टिकल 14 के खंड 1 में है। यानी कि आर्टिकल 14 को रफली अगर आप देखने की बात करते हैं तो मेजरली वहाँ पे शुरुआत में क्या डिस्कस किया जाता है कि आर्टिकल 14 जो अपना डिस्कशन करेगा किस बारे में करेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में करेगा।
ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 को क्या हो जाता है, लिखने का तरीका हो जाता है। तो हम यहाँ पे दो प्रकार के व्यवहार करके चलेंगे। पहला व्यवहार तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज द राइट वे टू राइट आर्टिकल 14 एंड व्हाट इज द साइंटिफिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे टू राइट आर्टिकल 14। दोनों बातें आपको यहाँ पे पकड़ के चलनी पड़ेंगी। अब यहाँ से सवाल निकालते हैं। सवाल क्या निकालते हैं, अब देखो आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है, इसके अंदर की जो व्यवस्था आप लोग देख पा रहे हो ना, आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 1 के अंदर की जो व्यवस्था आप देख पा रहे हो, इस व्यवस्था को आपने बोरो कहाँ से किया है, दैट मीन्स कहाँ से आपने उठाया है। तो इस व्यवस्था को जो आपने बोरो किया है वो आपने कहाँ से उठाया है, ब्रिटेन से आपने उठाया। क्या कहेंगे आप कि ब्रिटेन से आपने उठाया है। डन। और आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 के अंदर का जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था कह सकते हैं, प्रोविजन आप कह सकते हैं, इसको आपने कहाँ से बोरो किया है। तो आप ये बता पाएंगे कि इसको जो आपने बोरो किया है तो सीधा आपको बताना है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देख करके इतना आपको आभास आ रहा होगा कि आर्टिकल 14 पर विश्व के 2 संविधानों का प्रभाव है। बात समझना, आर्टिकल 14 पर क्या है, विश्व के 2 संविधानों का प्रभाव है। ये बताना थोड़ा आसान हो सकता है कि आर्टिकल 14 पर विश्व के कौन से 2 संविधानों का इम्पैक्ट आपको नजर आता है या प्रभाव आपको नजर आता है। तो आर्टिकल 14 का खंड 1 में क्या मिला आपको, ब्रिटेन मिला, और आर्टिकल 14 के खंड 2 में आपको क्या मिला, यूएसए मिला। लेकिन कई बार वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज कैसे करेगा, वो आपके सामने ऑप्शन ऐसे रखेगा जहां पर सीक्वेंस ओरिएंटेड होकर के आपसे बातचीत करेगा, है ना, सीक्वेंस ओरिएंटेड होकर के बातचीत करेगा। जैसे मान लीजिए उसने आपसे सवाल पूछा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 पर विश्व के कौन से 2 संविधानों का प्रभाव है। ए ऑप्शन में उसने क्या दिया, यूएसए प्लस ब्रिटेन। बी ऑप्शन में उसने क्या दिया, ब्रिटेन प्लस यूएसए। सी ऑप्शन में उसने क्या दिया, कनाडा प्लस यूएसए। डी ऑप्शन में उसने क्या दिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए। तो आप देख पा रहे होंगे सी और डी ऑप्शन तो आपके लिए यहाँ पर कारगर है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आंसर क्या आना चाहिए, आपका बी आना चाहिए। बी का मतलब क्या है कि आपको ये तो बताना पड़ेगा कि विश्व के कौन से 2 संविधानों का भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 पर वेरी डीप इंपैक्ट आपको नजर आता है। तो वो तो आप बता पा रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस ओरिएंटेड आपको बताना पड़ेगा। सीक्वेंस ओरिएंटेड बताने का मतलब ये है कि पहले आप ब्रिटेन को कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर यूएसए को, क्योंकि आर्टिकल 14 का क्लोज नंबर ए जो है वो पहले आता है और आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 2 है वो बाद में आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, वो सीक्वेंस ओरिएंटेड होकर भी आपको कंफ्यूज करेगा। तो अगर कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसमें उसने सीक्वेंस आधारित आपसे बात की है, तो आप ऑप्शन वो ढूंढेंगे, पहले ब्रिटेन होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, आपका यूएसए आपका हो जाना चाहिए। पहले आपका ब्रिटेन हो जाना चाहिए और बाद में आपका क्या, यूएसए हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट डिस्कशन तो हमने लिया है आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग, हमने 2 बातें समझनी है, बल्कि हमने 3 प्रकार की बातें समझनी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को लिखने का सही तरीका क्या पाया जाएगा, ओके। और दूसरी बात एक ही है कि विश्व के कौन से 2 संविधानों का भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 पर वेरी डीप इम्पैक्ट आपको नजर आता है। और तीसरा हमने ये बताया कि जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो हमारा राइट सीक्वेंस क्या बनेगा। तो राइट सीक्वेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, ब्रिटेन को, और सेकंड किसको देंगे, यूएसए को। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप अपने एग्जामिनेशन को बड़ी आसानी के साथ क्वालिफाई करना चाहते हो तो महज ये नहीं कि आप कुछ पढ़ के चले जाएं, मामला ये भी बनता है कि आप कितने कारगर हैं, कितने डिफरेंट हैं, क्या इफेक्टिव कैलकुलेशन आपके पास है, जानकारी को आप किस तरीके से ग्रहण कर पा रहे हो। ठीक है, अब कुछ नया यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नया डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम एक काम कर सकते हैं कि एक और मान लीजिए मैंने क्या बनाया आपके सामने, मोनार्की। अब मोनार्की का मतलब क्या होगा, यह पूरा लिख लेते हैं, मोनार्कियल सिस्टम, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहेंगे। डन, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहेंगे, ओके। और एक और हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर, एक और हमने बनाया मान लीजिए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग भली बातें जानते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लोकतंत्र। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल आपकी गिरफ्त में आ जाना चाहिए। अगर आर्टिकल 14 को लेकर के शुरुआत में ही अगर वो चैलेंजिंग नेचर का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इस्टेब्लिश करने की बात करेगा तो हमको लगता है कि ये रेफरेंस आपसे पुटअप किया जा सकता है। आप परेशानी में ना आए, इस नाते इसको भी क्या डिस्कस कर लेते हैं। जनरली साथियों अगर हम मोनार्कल सिस्टम को बात करते हैं तो मोनार्कल सिस्टम में पाया जाता है कि
अगर हम आपसे ऐसा व्यवहार करें कि मेजर सिंबल ऑफ पावर, बात को ध्यान से समझना, मेजर सिंबल ऑफ पावर, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो मेजर सिंबल ऑफ पावर होता है, जनरली हम कहते हैं कि क्या होता है, किंग होता है, यानी कि क्या होता है, राजा होता है। किंग होता है यानी कि क्या होता है, राजा होता है। ओके, अगली बात आपको ये अब कहना पड़ेगा यहां पर कि अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में या व्यवस्था में मेजर सिंबल ऑफ पावर आपका क्या होता है, राजा होता है, तो देखो राजा की जो यहां पर विश है ना, राजा की जो यहां पर विश है, जो इच्छा है, वही किस रूप में आपके सामने आती है, एज अ लॉ, यानी कि कानून के रूप में आपके सामने आती है। इसलिए आपको याद होगा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में एक सेंटेंस काफी ज्यादा चलता है, और राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में जिस सेंटेंस का यूज किया जाता है वो सेंटेंस आपका बनता है, उसमें पता क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है किंग इज लॉ। किंग इज लॉ अगर कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में या व्यवस्था में राजा की जो आपकी इच्छा होती है, जनरली वही क्या है, कानून का रूप लेकर के चलती है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में इसकी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन इस रूप में तो आप नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रेसी में तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा साथियों, डेमोक्रेसी में आपको दिखाना पड़ेगा, या तो आप कह सकते हैं सुप्रीमेसी, दो तरीके हैं कहने के, या तो आप क्या कह सकते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की सर्वोच्चता, या अगर ऐसा कहना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ये भी कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। तो डेमोक्रेसी में जब हम लोग इस तरह की वैल्यूज़ को रख करके डिस्कस करने की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, डेमोक्रेसी में आप ये नहीं कह सकते, आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि किंग इज लॉ। किंग इज लॉ आप कभी ये नहीं कह पाएंगे। मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। बल्कि आपको क्या कहना है, आपको कहना है लॉ इज किंग, यानी कि लॉ इज किंग। आप कभी भी डेमोक्रेसी में ये मत कह देना कि राजा ही कानून होता है, बल्कि आपको क्या कहना है, कानून ही क्या है, राजा होता है। तो ये डिफरेंस भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा अगर आप आर्टिकल 14 को कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं। खेलना आपको आना चाहिए। अगर आपको खेलना आता है तभी तो आपकी जो परीक्षा भवन में जो आपका व्यवहार है वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर आप केवल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आर्टिकल 14 के साथ इतना ही जोड़ के चले हैं कि कानून या विधि के समक्ष समानता, बस इससे अगर आपने कोई भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की है तो आपकी कहानी थोड़ी खराब हो सकती है। ये एक कंपैरिजन भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा कि जो मोनार्कल सिस्टम है उसका मामला थोड़ा अलग हो जाता है, और जो आपका डेमोक्रेसी है उसका मामला थोड़ा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब आपको कराते हैं यूनान की यात्रा, क्योंकि जब तक आप यूनान यानी कि ग्रीक की यात्रा नहीं करेंगे तब तक आपको आनंद की अनुभूति होगी नहीं। और यूनान की यात्रा आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में हम आपको करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग से, आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट में ही आपको कराएंगे। और यहाँ पर यूनान की कैलकुलेशन जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब तक आप ग्रीक को यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं चलोगे तब तक मजा आने वाला नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमको ग्रीक की कैलकुलेशन करनी है, तो ग्रीक की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या, एक प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी करके चलनी पड़ेगी। अच्छा, ग्रीक में एक और करैक्टर हम क्या लेते हैं, मान लीजिए प्लेटो, बड़े ही शानदार करैक्टर हुए हैं, आप लोग जानते हैं, आजकल हम आपको पढ़ा भी रहे हैं प्लेटो। एक और करैक्टर आपका क्या हो जाएगा जिसको आप हिंदी में कहते हैं अरस्तु, और अरस्तु यानी कि अरिस्टोटेल कहा जाता है इंग्लिश में इनको, अरिस्टोटेल, दैट मीन्स अरस्तु। ठीक है, अब देखो जो आपके प्लेटो हैं, बात को बहुत प्यार से समझ लेना, शुरुआत कहां से हुई, आर्टिकल 14 के अंदर के जो रेफरेंसेस या रेफ्लेक्शंस आपको मिलते हैं उनकी शुरुआत कहां से हुई, अब हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो के पास जो स्टेट है, वो स्टेट को आप खाली स्टेट नहीं कहते हैं, बल्कि आप क्या कहते हैं, आप उसको आइडियल स्टेट कहते हैं, आइडियल स्टेट कहते हैं। अब आइडियल स्टेट कहे जाने का मतलब ये है कि प्लेटो के राज्य के अंदर की जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या हैं, यूटोपियन अप्रोच पर आधारित हैं, यानी कि प्लेटो ने कल्पनाएं काफ़ी ज़्यादा की हैं। और जब कोई भी विचारक या दर्शन शास्त्री अपनी कल्पनाएं कुछ ज़्यादा कर लेता है तो उन कल्पनाओं को व्यावहारिक रूप देना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन मामला चाहे राजनीति विज्ञान की दुनिया का हो या मामला चाहे किसका हो, नागरिक शास्त्र की दुनिया का हो, जैसा भी आपको मन लगे वैसा आप यहाँ पे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन प्लेटो के स्टेट को आदर्शवादी इस नाते कहा गया कि जो मॉडर्न स्टेट हैं, यानी कि आज के समय के जो मॉडर्न स्टेट्स आपको दिखाई पड़ते हैं,
तो मॉडर्न स्टेट्स के रिगार्डिंग क्या है, ये जो प्लेटो का स्टेट है ये क्या है, एक आदर्श के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि एक आइडियल के रूप में कार्य कर रहा है। और जो आपके मॉडर्न स्टेट्स हैं उनको लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया मेरे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, आप मेरे अंदर की अच्छाइयों से जो कुछ ग्रहण कर पाओ वो कर लो। मैंने हमेशा कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए आदर्श बनाता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे कोई आदर्श हैं तो उसका मतलब ये होगा कि मैं उनके विचारों को या उनकी विचारधारा को मैं अपना करके चलूँगा। तो वही मामला यहाँ पे बना उस समय कि प्लेटो के स्टेट को आपने जनरली स्टेट नहीं कहा बल्कि क्या कहा, आदर्शवादी राज्य कहा। अब आदर्शवादी राज्य कहा तो मैंने अभी भी आपको समझाया कि यहाँ पर एक यूटोपियन अप्रोच आपको दिखाई पड़ती है प्लेटो की। यूटोपियन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि प्लेटो जो है कल्पनाएं कुछ ज़्यादा ही करके चलते हैं। प्लेटो जो है क्या है, वो कल्पनाएं कुछ ज़्यादा ही करके चलते हैं। ओके, तो क्योंकि उन्होंने कल्पनाएं काफ़ी ज़्यादा की हैं, इस नाते उनके स्टेट के अंदर की जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं उनको व्यावहारिक रूप देना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना काफ़ी टिपिकल हो गया है। लेकिन ये आदर्श क्यों बना? आदर्श इस नाते बना कि जो मॉडर्न स्टेट्स की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है तो प्लेटो का जो राज्य है वो एक इनके लिए आदर्श के रूप में कार्य कर रहा है और ये संदेश देने की कोशिश में है कि मेरे अंदर की अच्छाइयाँ आपको क्या अपनानी होंगी या अपना लेनी चाहिए, या अपनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मजे की बात क्या है कि प्लेटो ने अपने इस आइडियल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एक फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया। आप लोग जानते ही हैं, एक फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट उस समय दिया गया। अब ये जो आपका फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट उस समय दिया गया, इसके बारे में कहा गया कि इस फिलोसफर किंग को हम गाइडेंस नहीं दिलवाएंगे। हम क्या नहीं दिलवाएंगे? गाइडेंस नहीं दिलवाएंगे। और गाइडेंस किसकी ओर से नहीं दिलवाएंगे कि कोई कानून बाहरी तौर पर इस फिलोसफर किंग को गाइडेंस नहीं दे सकता, और संविधान जैसी व्यवस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी व्यवस्था जो है बाह्य तौर पर इस फिलोसफर किंग को क्या है, गाइडेंस नहीं दे पाएगी। ये प्लेटो यहाँ पर काफ़ी उस समय कठोर व्यवहार कर रहे थे। प्लेटो ने कहा कि मेरा जो आदर्शवादी राज्य है इसके अंदर का जो एक कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहते हैं फिलोसफर किंग का, इस फिलोसफर किंग को बाह्य तौर पर कोई कानून गाइड नहीं करेगा, या संविधान जैसी व्यवस्था एक्सटर्नली बाह्य तौर पर इसको गाइड करके नहीं चलेगी। उन्होंने ऐसा इस नाते कहा, वो कहते हैं कि फिलोसफर किंग में जो हैं तमाम प्रकार की योग्यताएं हैं, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है, सद्गुणों से परिपूर्ण है, इस व्यक्तित्व के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसी नाते वो कहते हैं कि फिलोसफर किंग की जो इच्छा होगी वही किस रूप में सामने आएगी, एज अ लो आएगी। यानी कि प्लेटो भी अपने आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में इसी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं कि किंग इज लो। मतलब तो यही हुआ, किंग इज लो। भाई मतलब तो यही निकल के आ रहा है। जब मामला साफ साफ बना हुआ है कि उन्होंने साफ साफ मना किया कि अगर आप बाह्य तौर पर किसी कानून की ओर से या बाह्य तौर पर किसी संविधान की ओर से मेरे फिलोसफर किंग को गाइडेंस या डायरेक्शंस दिलवाने की बात करेंगे, तो अगर आप ऐसा कोई व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप मेरे फिलोसफर किंग की जो एबिलिटी है, कैलिबर है, जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, आप उस पर डाउट कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना पड़ेगा। इसी नाते उन्होंने कहा कि आदर्शवादी राज्य के अंतर्गत जो फिलोसफर किंग आपको दिखाई पड़ेगा उसी की इच्छा ही क्या है, कानून के रूप में आपके सामने आएगी। दैट मीन्स प्लेटो बिल्कुल वही व्यवहार कर रहे थे कि किंग इज लो, यानी कि राजा ही क्या होगा, कानून होगा। अब इसके बाद में हमको कैलकुलेशन किसकी करनी, अरिस्टोटेल। और अरिस्टोटेल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, बस यहीं से वो हम आपको सिखाना चाहते थे कि अगर आप ये बात करते हैं, है ना, रिगार्डिंग टू होल वर्ल्ड, regarding to whole world, okay, Aristotle became first person, याद रखना, first person who postulated to the concept of rule of law, यानी कि जिसको आप कानून का शासन कहते हैं
या जिसको आप विधि का शासन कहते हैं, इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्व की बात करेंगे तो संपूर्ण विश्व में अरस्तु ऐसे पहले पर्सन आपको दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इस वाक्यांश का प्रयोग किया या जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग किया। हालांकि हम लोग जानते हैं कि प्लेटो और अरिस्टोटेल के बीच में एक रिलेशनशिप है, यानी कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, प्लेटो है, लेकिन अरस्तु अपने गुरु के अपोजिट वे में जाकर के कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे थे। और मैंने साफ साफ आपको बताया कि संपूर्ण विश्व में अरस्तु ऐसे पहले व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेंगे जिन्होंने आपके सामने रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन जैसा सिद्धांत रखा है। तो अगर अरस्तु ये कहते हैं कि भाई शासन किसके अकॉर्डिंग हो, है ना, अगर उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आपको शासन अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वो शासन के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, भी अरस्तु शासन के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि सेंटेंस आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि लॉ इज किंग। सेंटेंस आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉ इज किंग। आप ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे कि किंग इज लॉ। तो आप देख पा रहे होंगे कि अरस्तु जो हैं अपने ही गुरु जो हैं प्लेटो हैं उनसे काफ़ी अपोजिट हो गए हैं, डिफरेंट वे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये भी याद रखना, सवाल ऐसे पुटअप कर लिए जाते हैं कि संपूर्ण विश्व के आलोक में पहला व्यक्ति या पहले व्यक्ति तो आपको कौन ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने विधि के शासन जैसे सिद्धांत पर चर्चा की। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अरिस्टोटेल होना चाहिए, अरस्तु होना चाहिए। तो मैंने बढ़िया और कमाल के दो प्रकार के कंपैरिजन्स आपको दिखा दिए हैं और आर्टिकल 14 की एक अच्छी नींव आपको बना के दे दी है। और इसके आगे की अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको अब बिल्कुल भी परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह के कंपैरिजन्स किया करो, इससे माइंड पता क्या होता है, थोड़ा ओपन हो जाता है। और आपसे वैल्यूज को आपको ना वैल्यूज को कभी भी रटने की फिर आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट अगर आपकी ग्रिप में है तो फिर आपको जहां जाकर के जैसा व्यवहार करना है आप इजीली वैसा व्यवहार कर पाते हैं। आपको किसी प्रकार की परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए, अब यहां पर कुछ नया व्यवहार करते हैं। पहले तो आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 1 को आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। देन आफ्टर आर्टिकल 14 का जो खंड नंबर 2 है उसको आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। सारी जो पॉजिटिव विंडोज हैं अपने आप ही यहाँ पर क्या है, ओपन हो जाएंगी। आप बिल्कुल भी अपने आप को परेशानी में ना लाएं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, आइए। अब यहां पर मामला क्या रहेगा, मामला यह रहेगा कि मान लीजिए आपने क्या कहा, आर्टिकल 14 आपने कहा। अब आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है, आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। वो क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बात समझना मेरी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओके। यानी कि कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता की बातें हो रही है, कोई बात नहीं है। अच्छा, आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है उसके बारे में अब हमें क्या देना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे एक नई व्यवस्था जोड़नी पड़ेगी कि जिस तरीके से आप बार बार कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 14 का जो खंड नंबर 1 है वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। वो क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है और इस कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या है, रूल ऑफ लॉ। इस कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या आप लेके चलेंगे, रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पे थोड़ी सावधानी आपको करनी पड़ेगी, सावधानी लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन संबंधी सिद्धांत पर संपूर्ण विश्व में जो पहली चर्चा है वो अरस्तु के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन आर्टिकल 14 का जो खंड नंबर 1 है वो भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को अपना करके व्यवहार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यही होगा कि आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा, आपका रूल ऑफ लॉ होगा। लेकिन यहाँ अगर इसको आप एसोसिएट करना चाहते हैं, ध्यान रखना, अगर आर्टिकल 14 के खंड 1 में अगर आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको इसका जो जुड़ाव करना होगा, सावधानी रखना, आप इसका जुड़ाव अरिस्टोटेल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आप इसका जुड़ाव क्या है, अरिस्टोटेल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। भले हमने चर्चा की है कि अरस्तु संपूर्ण विश्व में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ जैसे कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट किया, लेकिन आर्टिकल 14 में अगर इसका कोई एसोसिएशन आपको करके चलना है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ब्रिटेन की ओर जाना पड़ेगा। भाई यही तो कारण है
कि आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 1 के बारे में क्या कहा जाता है कि इसको आपने बोरो कहाँ से किया है, ब्रिटेन से आपने बोरो किया है। तो आप अगर यहाँ इस कॉन्सेप्ट को एसोसिएट करना चाहते हैं तो आप यूनान की ओर फिलहाल यहाँ नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप ब्रिटेन की ओर जाएंगे और ब्रिटेन की ओर से आप किसको उठाएंगे, प्रोफेसर डाइसी को आप उठा लेंगे, प्रोफेसर डाइसी को आप उठा लेंगे। और आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 1 में जो रूल ऑफ लॉ जैसा सिद्धांत है उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहां पर जो कैलकुलेट करेंगे तो प्रोफेसर डाइसी की ओर से आपको क्या है, अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस यहां पर इस्टेब्लिश करके चलनी है। और प्रोफेसर डाइसी ये बताएंगे कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा। और साथियों, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा कि आर्टिकल 14 का क्लोज नंबर 1 आपको बताता है कि अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, अगर आप भारतीय संदर्भ की बात करते हैं, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, लोइस किंग होगा। लोइस किंग, हमारे यहाँ पर सेंटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लोइस किंग। अब देखो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कानून को बनाने की बात करेंगे, गौर से सुनना, जब आप किसी कानून को बनाने की बात करेंगे या जब आप किसी कानून को लागू कराने की बात करेंगे तो कानून अपने निर्माण की प्रक्रिया में और कानून अपने लागू होने के धरातल पर किसी के साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि सभी लोगों के साथ क्या है, समान व्यवहार करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का एक मतलब आपको ये बता के चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, जो आपने जुड़ाव किया है कि कानून अपने निर्माण की प्रक्रिया के दौरान और कानून अपने लागू होने के धरातल पर किसी भी व्यक्ति के साथ या लोगों के किसी वर्ग या समूह के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करके नहीं चलेगा, बल्कि सभी लोगों को क्या है, इक्वली ट्रीट करके चलेगा, बल्कि सभी लोगों को क्या है, इक्वली ट्रीट करके वो चलता है। इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है वो विशेषाधिकारों की भी समाप्ति करता है, यानी कि जो आपके प्रिविलेजेज होते हैं उनको भी समाप्त करने की बात करता है। ये लाइनें कई बार आपसे आपकी परीक्षाओं में पुटअप की जाती हैं, क्योंकि यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कानून के लिए सभी लोग क्या है, एक समान है। क्या है कि कानून के लिए सभी लोग क्या एक समान है, कानून अपने निर्माण की प्रक्रिया के दौरान और कानून अपने लागू होने के धरातल पर किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करके नहीं चलेगा, बल्कि सभी के साथ क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट करके चलेगा। अर्थात आर्टिकल 14 के खंड 1 का जो ये व्यवहार हम आपको दिखा रहे हैं, ये विशेषाधिकारों की समाप्ति भी करके चलता है। अब मजे की बात क्या है, चौंकाने वाली बात यह है कि आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है, इसको आर्टिकल 14 का ही क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। इसको आर्टिकल 14 का ही क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है, नेगेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। इसी को आर्टिकल 14 का क्या है साथियों, नेगेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। अब देखो, अब तक के कैलकुलेशन में आर्टिकल 14 के खंड 1 में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही होगी, यानी कि कानून की सर्वोच्चता की बातें हो रही हैं। और आर्टिकल 14 का खंड 1 आपको समझा रहा है कि भारतीय संदर्भ में राजा ही कानून है, ये सेंटेंस काम नहीं करेगा, बल्कि कानून ही राजा है, लोइस किंग, ये सेंटेंस काम करेगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप आर्टिकल 14 का जो क्लोज नंबर 1 है उसको आर्टिकल 14 का ही नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों कहते हैं साथियों? नेगेटिव एस्पेक्ट इस नाते कहा जाता है कि कानून की जो सर्वोच्चता है वो प्रत्येक स्थिति में सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। समाज में ऐसे कुछ वर्ग आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे जो कानून की सर्वोच्चता के समक्ष क्या है, रिलैक्सेशंस मांगेंगे। लेकिन आर्टिकल 14 के खंड 1 के माध्यम से समझाया जाता है कि आपने कानून की सर्वोच्चता का एक डंडा ले लिया है और इसी डंडे से आप सबको हाँकने की बात कर रहे हैं, या इसी डंडे से आप क्या है, सबको ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। इस नाते इसको नेगेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। आर्टिकल 14 के खंड 1 को ही आर्टिकल 14 का नेगेटिव एस्पेक्ट कहा गया है। तो वही बात है कि कानून की जो सर्वोच्चता है वो प्रत्येक स्थिति में समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग पर आप लागू नहीं कर सकते। समाज में ऐसे वर्ग आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे जो रिलैक्सेशंस की डिमांड करेंगे। जो किसकी डिमांड करेंगे? रिलैक्सेशंस की डिमांड करेंगे, जस्ट अगेंस्ट द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यही कारण है
कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 1 है उसको आप आर्टिकल 14 का ही क्या है नेगेटिव एस्पेक्ट बता करके चल रहे हैं, उसको आप आर्टिकल 14 का ही क्या है नेगेटिव एस्पेक्ट बता करके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मामला क्या बनेगा। मामला ये बनेगा जब इस व्यवस्था या इस अरेंजमेंट के सामने आप आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 को यहां पर कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 2 है उसका इंट्रोडक्शन आप कैसे लेंगे। तो पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन लेना सिखाता हूं कि किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन करके चलना है। तो मान लीजिए आपने क्या कहा, आर्टिकल 14 का क्लोज नंबर 2, और आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 को आप क्या कहेंगे, ये आर्टिकल 14 का क्या माना जाएगा साथियों, पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाएगा। ये आर्टिकल 14 का ही क्या माना जाएगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाएगा। ये आर्टिकल 14 का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। ये क्या है कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। देखो फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश में आपने फ्रेज का इस्तेमाल किया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, जिसको आपने हिंदी में क्या कहा था, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। तो ये जो आपका कानून के समान संरक्षण है ना, इसी को जब आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो ये सिद्ध करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 2 है इसे आर्टिकल 14 का ही क्या है पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि कानून की जो सर्वोच्चता है वो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति पर या प्रत्येक वर्ग पर एक समान रूप से आप लागू नहीं कर पाएंगे। समाज में ऐसे काफ़ी वर्ग आपको मिलेंगे या कुछ ऐसी कंडीशंस या ग्राउंड्स आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ते हैं जहां आपको कानून की सर्वोच्चता के समक्ष क्या है रिलैक्सेशंस दे करके चलने पड़ेंगे। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। जैसे अगर आपको रेस्पेक्टिव ग्राउंड्स यहाँ पे दिखाने हो, जैसे अगर आपको रेस्पेक्टिव ग्राउंड्स अगर यहाँ पे आपको दिखाने हो तो ये जो आपका रेस्पेक्टिव ग्राउंड्स हैं ये कौन कौन से बनेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, एक ग्राउंड हमने क्या लिया, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हमने लिया। हमने क्या लिया, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हमने लिया। तो आप ये देखते होंगे, मैंने हमेशा क्लास में भी ये बातें समझाई होंगी कि मैदानी क्षेत्रों को जब आप पहाड़ी क्षेत्रों के साथ कंपेयर करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैदानी क्षेत्रों के लोगों के पास कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा व्यवहार मेरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप मैदानी क्षेत्रों के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के साथ क्या कंपेयर करने की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र का एक इन्वायरमेंटल फैक्टर ये कहता है कि हो सकता है कि लोगों की हाइट कम हो। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट की बात होती है तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को हाइट में क्या है कुछ छूट दी जाती है। ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है और इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की हाइट अगर थोड़ी कम पाई जा रही है जिसको आधार बना करके आप हाइट में क्या छूट देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की एबिलिटी या क्वालिटी कम हो रही है ना। लेकिन वही बात है कि कुछ फैक्टर्स, कुछ ग्राउंड्स आपको मिल जाते हैं जहां पर आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि कानून की सर्वोच्चता के समक्ष क्या है आपको क्या है ये कार्य करके चलने पड़ेंगे, कुछ रिलैक्सेशंस आपको दे करके चलनी पड़ेगी। इसलिए जो आर्टिकल 14 का क्लोज नंबर 2 है ये क्या बना, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट बना क्योंकि ये कुछ क्या है नया करने की प्रेरणा दे रहा है। मान लीजिए अगर आप अपने समाज के सीनियर सिटीजन्स को लेकर के चलने की बात करते हैं, अगर आप अपने समाज के सीनियर सिटीजन्स को लेकर के चलने की बात करते हैं तो अगर आप सीनियर सिटीजन्स को लेकर के चलने की बात करते हैं तो इनके लिए आपको क्या है डिफरेंट फैसिलिटी जनरेट करनी पड़ेंगी। इनके लिए आपको क्या डिफरेंट फैसिलिटीज यहाँ पर जनरेट करके चलनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि ये मामला ऐसा तो नहीं है कि कानून की जो सर्वोच्चता है आप इन पर भी क्या एक समान रूप से लागू करके चलोगे। जैसे आपका वुमेन क्लास है, जैसे आपका क्या वुमेन क्लास है तो महिला वर्ग के लिए भी क्या है आपको डिफरेंट या स्पेशल जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको जनरेट करके चलनी पड़ेंगी।
तो कुछ ग्राउंड्स ऐसे मिलेंगे जहां आपको कानून की सर्वोच्चता के समक्ष क्या है, सम रिलैक्सेशंस दे करके चलने पड़ेंगे। जैसे आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी क्या है, आपको डिफरेंट जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको क्या है, जनरेट करके चलनी पड़ेंगी। तो यही मामला बना किसका, आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 का। और आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 2 है, अगर वो क्या बना, आर्टिकल 14 का ही पॉजिटिव एस्पेक्ट बना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आप हमेशा बताएंगे कि वो आपको क्या है, कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहा है ना। और वही समझाता है कि भी कानून की जो सर्वोच्चता है प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति पर या प्रत्येक वर्ग पर एक समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। समाज में कुछ स्थितियां, परिस्थितियां, कुछ ग्राउंड्स ऐसे हमेशा पनपते रहेंगे जिनको आधार बना करके आपको क्या है, कानून की सर्वोच्चता के समक्ष सम रिलैक्सेशंस आपको क्या है, दे करके चलने पड़ेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि मैं कई बार कहा हूं कि मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे या अगर आप किसी बस स्टैंड की बात करेंगे, हालांकि ये बातें आर्टिकल 15 के क्लोज नंबर 3 की ओर से आती हैं बाद में, लेकिन आपने पाया होगा कि जैसे हमने कहा ना यहाँ पर कि कानून की सर्वोच्चता के समक्ष जो आपका महिला वर्ग है, आप उसको स्पेशल फैसिलिटी जनरेट कराने की बात करेंगे। तो अगर आपने कोई रेलवे स्टेशन देखेंगे या अगर आप कोई बस स्टैंड देखेंगे तो वहाँ आपने एक व्यवस्था पाई होगी कि महिलाओं के लिए लाइन अलग लगवा दी जाती है। तो वो क्या है, वो रिलैक्सेशन है। अब मेट्रो में सफ़र करेंगे तो महिलाओं के लिए सीटें क्या अलग से आरक्षित करवा दी जाती हैं। कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आप किसी मूवी को देखने गए और आप एक लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बगल से अगर कोई फीमेल करेक्टर आता है और लाइन में बिल्कुल सीधा जाकर के टिकट विंडो पर जाकर के टिकट की डिमांड करता है, तो आप उस समय विरोध नहीं करेंगे, वो उसका स्पेशल क्या है, ट्रीटमेंट है। यही कारण है कि आर्टिकल 14 के क्लोज नंबर 2 की तो हम तारीफ कर रहे हैं, और आर्टिकल 14 का जो क्लोज नंबर 1 है उसमें इतने अच्छे डिस्कशन होने के बावजूद भी हम उसका विरोध करने पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ये माना जाएगा आर्टिकल 14 का पार्ट 1। इसको आप पार्ट 1 मान के चलेंगे, क्योंकि इसके साथ अभी और भी आपको रेस्पेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस आपको करके चलनी है। आज तो हमने केवल इतना सीखा है कि आर्टिकल 14 को लिखने का सही तरीका क्या है, आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग कंपैरिजंस आपको कौन कौन से लेकर के चलने हैं, और आर्टिकल 14 का जो क्लोज नंबर 1 है और जो आपका क्लोज नंबर 2 है उसके अंदर की जो प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं वो क्या है। लेकिन अब हमें 2 प्रकार के व्यवहार और करने की आवश्यकता रहेगी, अभी बता के जा रहा हूं। आर्टिकल 14 का जो आपका क्लोज नंबर 2 है उसके अंदर के कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, अभी तो मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको समझाया है, उसके अंदर के कुछ ऐसे फ्रेजेस आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। एक तो हमें उन पे अभी कैलकुलेशन करके चलनी है, और आर्टिकल 14 के साथ हम लोग आर्टिकल 361 को भी जोड़ के चलेंगे, तब जाकर के आर्टिकल 14 की कंप्लीट कहानी हमारे सामने बनेगी। तो फिलहाल इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की कक्षा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार।